हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 4 का। तो ये एक अपना क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत फास्ट में एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसको हम लगभग एक वीक हो गया, 4 पार्ट इसके हम आपको दे चुके हैं। और अभी ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट टॉपिक इज मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, एंड शॉर्ट में इसको आप MCG बोलते हो, ठीक है ना। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन इस बार भी आया था और नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं पर गिवन नहीं है कि टॉपिक रिपीट नहीं होगा। हाँ, हम इतना जरूर मान सकते हैं कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर जो बनने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है MCG मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन यूज आता है? गैल्वेनोमीटर आता है। ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, वेदर द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन को बताने का काम आता है, ठीक है। अब डायरेक्शन को कैसे बताएगा? डिफ्लेक्शन को शो करके बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में एक यहां पे नॉर्थ पोल होगा और ये कर्व नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में कर्व साउथ पोल होगा। ये कर्व नॉर्थ पोल होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी। ये आपका क्या है? कर्व है। और इधर ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। आपको पता है ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, तो हाउ दे विल एंड इन दिस साउथ पोल? तो like this, these electric magnetic field line will move like this. At the center of this north and south pole, magnetic field will be maximum. तो यहाँ पर जो सेंटर में मैंने यहाँ पर आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, these magnetic field lines are very denser compared to these magnetic field lines. Okay? तो बेटा देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट डेंसर है, क्योंकि जितनी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो इतनी सी डिस्टेंस से पास हो रही है, ठीक है। जितनी यहाँ से निकल रही उतनी इतने से डिस्टेंस से लगातार पास हो रही है। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर क्या होगा? इसके सेंटर में यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप होगा। रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप होगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। लार्ज नंबर ऑफ मींस यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर और ये लगातार ऐसे रोटेट कर सकता है। इसके अंदर ये लगातार ऐसे क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, ठीक है। और जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यहाँ पे रोल होगा रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू लूप। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। देखो अब यहां पर इसके साथ क्या कनेक्टेड होगा? एक पॉइंटर कनेक्टेड होगा। किसके साथ? इस लूप के साथ। फिर अब लूप रोटेट करेगा तो इसके साथ साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, ठीक है। पॉइंटर भी यहां पर रोटेट करेगा इस स्केल पर। यहां पर ये स्केल हो जाएगी 1 2 3 -1 -2 -3। ये केवल डायरेक्शन को बताएगा, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट और वेदर इट इज राइट टू लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन होगी ये बताएगा। फिर अगर मान लो ये अगर एक बार डिफ्लेक्ट हो गया और करंट फ्लो नहीं है तो वापस सेंटर में नहीं आएगा। ये वापस सेंटर में लाने के लिए यहां पर हम एक
टॉर्सनल स्प्रिंग लगा देंगे, ठीक है। ये स्प्रिंग इसको राइट की तरफ या फिर ये इसको लेफ्ट की तरफ क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहां पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इसको रोटेट करवाना आना चाहिए, ठीक है। और स्प्रिंग इसको बैलेंस करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो लूप है, सबसे पहले ये पॉइंटर किसके कारण मोशन करेगा, लूप के कारण मोशन करेगा। तो लूप के ऊपर लगने वाला टॉर्क, तो टॉर्क ऑन लूप, ये इसकी वर्किंग में आ जाएगा। टॉर्क ऑन लूप, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई बी ए sin theta, and for this radial magnetic field, due to this radial magnetic field will be always perpendicular to the loop, then theta will be 90 degree, tau will be NIBA, tau will be NIBA, and equation number 1. But due to spring क्या करेगी, स्प्रिंग का क्या रोल होगा यहाँ पे, ये स्प्रिंग जो है ना, यहाँ पे आप जो बन रही है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यहां पर अपना टॉर्क लगाएगी अपने टॉर्सनल कांस्टेंट के कारण, क्योंकि स्प्रिंग रोटेट करेगी तो इसको थीटा मूवमेंट मिलेगा। तो ये जो भी बनाएगी टॉर्क लगेगी, इसका होगा टॉर्क इक्वल्स टू सी, या इसको आप के भी कंसिडर कर सकते हो, के इंटू थीटा। के इज ए spring constant, K is a spring constant and theta is its angle. एंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतने ही यहां पर स्प्रिंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि एक तो इसको आगे की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा और दूसरा इसको वापस इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो किसी भी एक पॉइंट पर ये अगर बैलेंस हो रहा, रुक रहा है, तो क्या करेगा, दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख दोगे, एन आई बी ए इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा, एंड थीटा को आप मेजर करोगे तो एन आई बी ए अपॉन के। ये आप क्या हो गया, यहां पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप यहां से बता सकते हो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। थीटा आई के प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा आई के प्रोपोर्शनल, कि करंट को मेजर करने के लिए आप इस थीटा की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। थीटा जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ज्यादा होगी, या अदर वे में करंट जितनी ज्यादा होगी थीटा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट, ओके। तो ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब इसी गैल्वेनोमीटर के लिए हम यहाँ पर एक टर्म है वो दोनों टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये क्या होगी, देखो इसको रब कर देते हैं हम, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू ध्यान में रखनी है। ये आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू एन आई बी ए अपॉन के, ठीक है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज हाउ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। Now we have current sensitivity, करंट सेंसिटिविटी इसको लिखा जाता है IS से, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये क्या हो जाएगी, इसमें करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो IS इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट, IS इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट, और थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, NIBA अपॉन के इंटू आई, ठीक है। NIBA अपॉन के इंटू के इंटू आई, आई से आई कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा NBA अपॉन के इक्वल्स टू IS इक्वल्स टू NBA अपॉन के, NBA अपॉन के। ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी आ गई, ठीक है। करंट डिफ्लेक्शन इन यूनिट करंट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो करंट सेंसिटिविटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एन के प्रोपोर्शनल है,
ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो B के प्रोपोर्शनल है, A के प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो यहाँ पर जो इसका वेट है, वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बल्की हो जाएगी, तो ये डिजायरेबल नहीं है। ये क्या है, डिजायरेबल नहीं है, लेकिन बढ़ा सकते हैं फिर भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स प्लेस कर दो वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। और इसका एरिया, लूप का एरिया भी बढ़ा सकते हो, लेकिन लूप का एरिया बढ़ाने से फिर से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो साइज होगा वो साइज बढ़ जाएगा, तो साइज बढ़ने से वो फिर से काम की नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिवाइस हम यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर से हाँ, टॉर्सनल कांस्टेंट, ऐसी स्प्रिंग कांस्टेंट, ऐसी स्प्रिंग लगाओ जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट क्या हो, एग्जैक्टली थोड़ा कम आए। जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम होगा वो स्प्रिंग उतनी ज़्यादा सही रहेगी इसके लिए, तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। ऑप्शन चारों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिजायरेबल ये दो ही है। और अगर आपको ये भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, चारों ही सही है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गई, करंट सेंसिटिविटी हो गई। नाउ वी हैव वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर से यही हो जाएगी। यहां पर आपने क्या लिखा था, करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू थीटा पर यूनिट वोल्टेज, ओके। इसको Vs से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू V, थीटा अपॉन V, Is इक्वल Vs इक्वल टू थीटा अपॉन V, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, Vs इक्वल्स टू थीटा अपॉन V, देन थीटा इक्वल्स टू अगेन NIAB अपॉन K इंटू V। V इज वाट, अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होगा R, तो यहां पे आप लिख दोगे NIBA अपॉन K इंटू IR, I से I कैंसिल आउट, NBA अपॉन KR इक्वल्स टू V, Vs इक्वल्स टू NBA अपॉन KR, अपॉन KR। KR क्या होगा, यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट, R इज रेसिस्टेंस, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड एंड A क्रॉस सेक्शन, दैट एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर लूप। अब देखो यहाँ पे दिखाई देने के लिए Vs इज प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। यहाँ पर देखो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, इसको भी मान लेते हैं, लेकिन इसमें और इसमें देखो, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए, ठीक है। आपने यहाँ पर एक बार के लिए देखो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से सपोज आपने एक दूसरा गैल्वेनोमीटर ले लिया, सेकंड गैल्वेनोमीटर, जिसका N डैश की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ N हो गई। सब कुछ सेम है, केवल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें आपने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस करने से Vs डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू N डैश इंटू B A अपॉन K R डैश, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो उसके हेल्प से, उसके कारण यहाँ का रेसिस्टेंस भी तो चेंज होगा। और वो रेसिस्टेंस कैसे आएगा, रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर, वही नंबर ऑफ टर्न्स पे हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डबल किया तो वायर की लेंथ भी क्या हो गई, डबल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। वायर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वायर की लेंथ डबल होगी तो उसका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 2 इंटू N BA अपॉन K इंटू 2R, 2 से 2 कैंसिल, N BA अपॉन KR इक्वल्स टू Vs डैश।
इक्वल्स टू वी एस डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आ गई, ये सब आपके पास एक करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी आ गई, वापस उतनी आ गई जितनी आपके पास पहले थी। तो आप एक बात ये बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट सीम्स दैट करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, बट इन केस ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर। ओके, ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके साथ साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी, जरूरी नहीं है ऐसा। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर इन इन थ्री फैक्टर्स की वजह से होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज किया है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो सब कुछ वापस मिलकर वीएस की वैल्यू सेम ही आनी है, जो कि आपके पास यहां पर भी है। इस चीज को आप ध्यान में दोगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये भी देखना है। कन्वर्जन ऑफ G टू एमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर, ओके, G टू A, G टू A, ओके, ध्यान रखना। देखो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जो सही डिवाइस है वो कौन है, एमीटर है। तो एमीटर को बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक गैल्वेनोमीटर कंसीडर करके, इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हो गया G, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पे आपको एक शंट रेसिस्टेंस लगाना होगा S, इस S की हेल्प से, ये क्या है गैल्वेनोमीटर में ऐसे बना देता हूं। ठीक है, G इसका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये S है। अब S रेसिस्टेंस है, S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करेगी हमें कितना रेंज का, हमें 0 से लेकर I रेंज तक का गैल्वेनोमीटर बनाना है। तो I रेंज तक का गैल्वेनोमीटर, अगर I रेंज तक की करंट अगर ये मेजर करना चाहता है तो इसके लिए आपको कितना गैल्वेनोमीटर, कैसा गैल्वेनोमीटर के साथ कैसा रेसिस्टेंस लगाना है ये देखो। तो इसके लिए आपको ये बताना है कि I, यहां से इस सर्किट से टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट फ्लो हो रही है I, टोटल करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, और इसके बाद टोटल करंट I फ्लो हो रही है, इसमें से यहां पर ये पैरेलल में शंट लगा हुआ है, तो कुछ करंट तो इधर से फ्लो होगी और कुछ करंट यहां की इधर से फ्लो होगी। इस गैल्वेनोमीटर में सिर्फ इतनी ही करंट जाए कि इसका फुल डिफ्लेक्शन जस्ट अचीव हो, जस्ट टच हो। ठीक है, तो फुल डिफ्लेक्शन करंट यहां से फ्लो हो रही है सपोज G, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, I में से IG सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो I माइनस IG इधर फ्लो होगी। फुल डिफ्लेक्शन करंट वो करंट होती है कि गैल्वेनोमीटर का ये जो आपका पॉइंटर है ये फुल स्केल को सिर्फ टच करे, इधर आके यहां से सिर्फ टच कर दे, इसको टकराना नहीं है, जोर से नहीं टकराना है, केवल टच करे। ठीक है, उसको आप बोलोगे फुल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखना। IG, लेकिन अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इधर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, IG इंटू G, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, I माइनस IG इंटू S, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। इतनी वैल्यू का शंट रेसिस्टेंस आप अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो ये भी देख लो, टोटल एमीटर का रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, दोनों पैरेलल में तो ये वैल्यू आएगी, तो R इक्वल्स टू G इंटू S अपॉन G प्लस S, G प्लस H। इसके बाद है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ जी टू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ये देखना है। तो देखो ये क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, G है। इसके साथ आप सीरीज में अगर कोई रेसिस्टेंस R लगा दोगे, ठीक है, या RS बोल दो इसको, चाहे R बोल दो, RS लगा दोगे तो ये टोटल एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पूरा असेंबली है ना, अब ये असेंबली क्या है, वोल्ट मीटर है। और ये जो असेंबली है आपके सामने, ये असेंबली क्या है, इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, एमीटर बोलते हो। इस पूरे अरेंजमेंट को वोल्ट मीटर बोलते हो। अब वोल्ट मीटर के लिए देखो, इसके अंदर से सिर्फ उतनी ही करंट जाएगी जितनी की फुल स्केल करंट हो, IG। तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज मेजर्ड हो जाएगा V इक्वल्स टू IG इंटू जी प्लस RS। इतना वोल्टेज आप मेजर कर सकते हो। तो RS की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इतना है। RS की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो भी है आपके सामने आ जाएगी इस फॉर्मूले से। फिर दूसरी बात है टोटल रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल्स टू RS प्लस G। ये टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा और ये टोटल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4। इसमें अगर आपको कोई भी और डाउट हो वो आप इसमें से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बता देता हूं, गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो वो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको गैल्वेनोमीटर में एक सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, G2V हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं तो एमीटर ऐसा डिवाइस आप एक करंट मेजर करता है, तो जितनी करंट सारी एमीटर के थ्रू फ्लो होनी चाहिए। तो एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे किसी भी सर्किट के अंदर, जबकि वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इतना आप इसको मेजर करोगे तब जाके आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर हो जाएगा। ओके, इतना हम बात करेंगे इसके आगे तक।